हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं भाई? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मृदा पीएच का महत्व। एक सेकंड में आपको हेडिंग भी दिखा देता हूं। ये देखो, मृदा पीएच का महत्व। यहां से क्वेश्चन बना है भाई प्रीवियस एग्जाम में। आपको एक पॉइंट भी पूछ सकता है, आपको 2-3 पॉइंटों का मिलाकर एक आपको बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है ना। ज्यादातर जो चांसेस हैं वो एक एक पॉइंट को पूछ सकता है, क्योंकि इसके पॉइंट जो है वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। लगभग आप 4 से 5 से 6 यहाँ पर पॉइंट आप पढ़ने वाले हो। पहले पॉइंट को देखते हैं कि मृदा पीएच का महत्व में जो पहला पॉइंट है वो कौन सा दे रखा है? मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। प्राप्यता का मतलब क्या है? प्राप्ति, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हेडिंग किसको बोल रही है कि मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किस पीएच मान पर कौन कौन से पोषक तत्व आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, कौन से पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए पीएच का मान कम चाहिए, या पीएच का मान अधिक होने पर कौन कौन से पोषक तत्व आपको प्राप्त होते हैं। इन सारी बातों के बारे में आज आपको इस टॉपिक में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो चलो लाइन टू लाइन फॉलो करेंगे, सारी बातों को पढ़ते हुए चलेंगे और चीजों को याद भी करना है साथ साथ, ठीक है। देखो पहली लाइन में क्या लिख रखा है इन्होंने भाई कि मृदा अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा का गुण है जो पादप वृद्धि को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित करती है। सीधी सीधी बात है भाई, मृदा का जो पीएच है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से जो आपका पौधा है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि मृदा पीएच मृदा के रासायनिक गुण एवं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को सबसे अधिक प्रभावित करती है, ठीक है। क्योंकि पीएच के मान अलग अलग सूक्ष्म जीवों के लिए हमने पढ़ा था कि क्रियाशीलता भी उनकी कैसी होती है, अलग अलग होती है। सामान्यतः हमने देखा था कि अगर उदासीन आपकी मृदा है तो जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता है वो कैसी होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अम्लीय है तो भी क्रियाशीलता कम हो जाती थी, और अगर बहुत ज्यादा क्षारीय मान बढ़ जाते थे मिट्टी के तो भी क्रियाशीलता आपकी कैसी हो जाती थी? कम हो जाती थी, ठीक है। ये बात हम प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोला है कि मृदा में धनायनों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम का मृदा से सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। कम पीएच मान पर यह पॉइंट भाई बहुत काम का है। क्या बोल रखा है इसने कि कम पीएच मान पर आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम अधिक घुलनशील होते हैं। यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जब पीएच के मान कम है तो कौन कौन से पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। समझ गए बात को? अभी नीचे ग्राफ में मैं ये सारी चीजें आपको दिखाने भी वाला हूं, ठीक है। तथा पीएच अधिक होने पर, आगे क्या बोला है कि तथा पीएच अधिक होने पर ये हानिकारक होते हैं। अगर पीएच कम है तो ये घुल जाएंगे, ठीक है, लेकिन पीएच के मान ज्यादा है तो ये हानिकारक होंगे। साथ ही इनकी कमी भी हो जाती है। कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि घुल ही नहीं पाते, घुल ही नहीं पाएंगे तो पौधों को मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो उसमें पौधे में इन तत्वों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। समझ गए बात को? आगे देखो, आगे क्या लिखा है कि पीएच का मान 5.5 से कम होने पर नाइट्रीकरण धीमा हो जाता है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपको मिल गया, क्वेश्चन बन जाए। छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे भाई, लाइन टू लाइन से बनेंगे। लाइन टू लाइन फॉलो करोगे, आपको 100 में से 100 नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। टकाक से आपके क्वेश्चन, आपके सारे जो आपको क्वेश्चन है आपको पेपर में मिल जाएंगे, अगर आपने किताब की लाइन टू लाइन को फॉलो किया है। हर लाइन से आपने देखा है कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन पहले ही अगर आपने अपने माइंड में बना लिया तो आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन को देखते हैं। पीएच का मान 5.5 से कम होने पर नाइट्रीकरण धीमा होता है। तो क्वेश्चन बन गया यहां से कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए, या आपसे पूछ ले कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कितने पीएच मान पर धीमी होती है, तो आप बोलोगे कि पीएच मान कितना? 5.5। समझ गए? तो पीएच का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो क्या है भाई कि पीएच मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। यानी पोषक तत्व कब उपलब्ध होंगे, कब अनुपलब्ध होंगे, कब घुलेंगे, कब घुलनशील नहीं होंगे, ये सारी बातों को जो निर्धारित करता है वो कौन सा कैरेक्टर है भाई? मृदा का पीएच, सॉइल पीएच। समझ गए बात को? डायग्राम देखो, ग्राफ देखो, सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। देखो ये आपको देखो पीएच स्केल दे रखी है, कहां से कहां तक है? 4 से लेकर 9 तक दे रखी है। अब यहां से हमको पता है कि अगर पीएच में हम यहां से यहां गए तो आपको पता है पीएच के मान घट रहे हैं, मतलब कौन से गुण बढ़ेंगे? अम्लीय गुण बढ़ेंगे। तो यहां पर तो कौन से गुण बढ़ेंगे भाई? अम्लीय, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। और अगर हम यहां से यहां जाएं तो आपको पता है यहां से यहां क्षारीय गुण बढ़ेंगे। क्षारीय का मतलब कौन से गुणधर्म? बेसिक प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी।
समझ गए बात को। और अगर पीएच फिक्स 7 है तो पीएच 7 का मतलब कैसा है, उदासीन है। ठीक है, तो यहां देखो ग्राफ में, देखो भाई ग्राफ में देख रहे हो आप, तो 6 से 7 के बीच में लाई कर रही है आपकी फंजाई हो गई, कवक हो गया आपका, ठीक है ना, बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज हो गए, ये भी आपके ऑलमोस्ट यहीं बीच में लाई कर रहे हैं। नाइट्रोजन भी आपका 6 से 7 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम देख लो, इसी तरह फास्फोरस देख लो, ये सारे आपके लगभग आपको सेंटर में ही लाई करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, आयरन की, मैग्नीज की, जिंक की, कॉपर की, ठीक है, कोबाल्ट की, तो ये आप देख रहे हो कहां है ज्यादा पास, इस तरफ है। और इस तरफ आपको पता है कौन से गुण बढ़ रहे थे, अम्लीय गुण बढ़ रहे थे। तो जब पीएच के मान कम होंगे तब इन तत्वों की प्राप्ति आपको अधिक मात्रा में होगी। समझ गए बात को। फिर इसके नीचे कौन आ रहा है, मोलिब्डेनम आ रहा है, फिर आपका बोरोन आ रहा है। तो अब समझते हैं कौन से पीएच के लिए कितना आपका, कौन से तत्व के लिए कितना पीएच मान आपके लिए उपयुक्त रहेगा। ठीक है, आगे देखो। हाँ भाई देखो, अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे, सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन की जो प्राप्ति है, वो नाइट्रोजन की प्राप्ति सर्वाधिक कब होगी भाई, जब मृदा पीएच के मान कहां से कहां तक हो, 6 से 8 के बीच हो। तो बढ़िया क्वेश्चन बन गया, सेम टू सेम कंपटीशन एग्जाम में भी, जेट में भी आपको पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो नाइट्रोजन की प्राप्ति सर्वाधिक किस पीएच मान पर होती है, जब पीएच का मान कितना हो, मृदा का 6 से लेकर 8 हो। ठीक है, क्यों प्राप्त होता है, आगे रीजन भी लिख रखा है, क्योंकि यह जीवांश पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन में खनिजन करने वाले मृदा सूक्ष्म जीवों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। क्यों होता है भाई इतना, क्योंकि जो खनिजन का कार्य करते हैं उन सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए जो उपयुक्त पीएच का मान है वो कितना है, 6 से 8 है। तो नाइट्रोजन की प्राप्ति इसी पीएच मान पर सर्वाधिक होगी। समझ गए बात को। आगे देखो, आगे क्या लिख रखा है, जो तथा उन सूक्ष्म जीवों के लिए भी उपयोगी है जो सहजीवी प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी सहजीवन द्वारा जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं उन जीवाणुओं के लिए भी जो उपयुक्त पीएच का मान है वो कितना है, 6 से 8। तो ये तो दोहरा लाभ हो गया, एक हाथ वो कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, वो वाले काम हो गए भाई। ठीक है, तो पीएच का मान 6 से 8 होगा तो कुल मिला के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो हमें किस तरफ इंगित कर रहे हैं भाई, कि आपकी नाइट्रोजन की प्राप्ति अधिक होगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो प्रोसेस है वो भी आपका बढ़ जाएगा। कौन सी पीएच पर, 6 से लेकर 8 पीएच मान पर। ठीक है, आगे देखो दूसरा पॉइंट, इसमें क्या बोला है, पौधे फास्फोरस को मृदा से अधिकांश H2PO4- तथा HPO4 आयंस के रूप में लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बना यहां से, कि पौधे फास्फोरस का उपयोग किन आयनों के रूप में करते हैं। तो पहला आंसर हो गया कि मृदा में जो पौधे फास्फोरस का उपयोग करते हैं वो एक तो H2PO4- आयन के रूप में, दूसरा हो गया HPO4 आयन के रूप में फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। समझ गए बात को। पहला क्वेश्चन बन गया 1 नंबर का। दूसरा बात, अब पीएच देख लेते हैं। देखो, इनकी प्राप्ति पीएच पर निर्भर करती है। जब मृदा की पीएच मान उदासीन थोड़ी अम्लीय, थोड़ी अम्लीय का मतलब 7 से थोड़ा सा कम, कितना सा दे रखा है देख लो। जब पीएच मान कितने हो, 6.5 से लेके 7.5 के मध्य हो। मैं इसको एक बार स्क्वायर में भी दिखा देता हूं। जब पीएच के मान 6.5 से लेके 7.5 के बीच का हो, इस पीएच मान पर जो फास्फोरस की प्राप्ति है वो सुलभता से संपन्न होती है। समझ गए। तो क्वेश्चन यहां से कितने बनेंगे, फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण किया जाता है, तो HPO4- के रूप में, और H2PO4- के रूप में, और HPO4 के रूप में। समझ गए। और किस पीएच मान पर उपलब्धता अधिक होगी, आपका हो गया 6.5 से लेके 7.5 के बीच। ठीक है, आगे देखो, 2 क्वेश्चन यहां से हमको बढ़िया अच्छे से मिल गए। आगे क्या लिख रखा है, तथा मृदा अधिक अम्लीय तथा अधिक क्षारीय होने पर इनकी प्राप्ति कम हो जाती है। अगर मिट्टी आपकी बहुत ज्यादा अम्लीय है या बहुत ज्यादा क्षारीय है तो इनकी प्राप्ति भाई किसकी, फास्फोरस की प्राप्ति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब किसकी बात कर रहे हैं, साधारण सूक्ष्म पोषक तत्व जो धनायन के रूप में, जैसे आपका Fe2+ हो गया, आपका Mn2+ हो गया, आपका Copper2+ हो गया, और आपका जिंक Zn2+ हो गया, मृदा में पाए जाते हैं, उनकी प्राप्ति अम्लीयता बढ़ने पर प्राय एक सीमा तक बढ़ती है। यानी अम्लीयता बढ़ेगी तो इनकी प्राप्ति बढ़ेगी, लेकिन अम्लीयता भी एक निश्चित सीमा तक। आपने देखा था ना ऊपर, अगर हम ग्राफ में जाए तो 4 तक था पीएच मान, कहां तक था, 4 तक। यानी 4 से भी और जैसे पीएच मान कम हो जाए, पीएच मान 2 हो जाए, 1 हो जाए, तो मतलब बहुत ही ज्यादा अगर अम्लीय, एक्सट्रीम अम्लीय
कंडीशन होगी तो इनकी प्राप्ति भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन एक निश्चित सीमा तक अगर अम्लीय गुणधर्म है तो इनकी प्राप्ति कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, वही बातें हैं, समझते हैं। आगे देखो, इनकी प्राप्ति अम्लीयता बढ़ने पर प्राय एक सीमा तक बढ़ती है तथा जो ऋणायन के रूप में मृदा में पाए जाते हैं उनकी प्राप्ति अम्लीयता बढ़ने पर कम होती है। ये तो धनायन की बात है, लेकिन ऋणायन की बात कैसे करें अगर हम, तो अम्लीयता बढ़ने पर इनकी प्राप्ति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, मोलिब्डेनम तथा बोरोन पौधों को, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं ग्राफ को, आपको करेक्ट दिखेगा। देखो, हाँ अब देखो क्या लिखा है, मोलिब्डेनम तथा बोरोन की पौधों को मृदा में प्राप्ति अम्लीयता बढ़ने पर कम हो जाती है। यानी मोलिब्डेनम और बोरोन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मोलिब्डेनम और बोरोन आपके अम्लीय मृदा होगी तो इनकी प्राप्ति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर आपके उदासीन मृदा के लगभग अगर आपके पीएच मान है तो इनकी प्राप्ति कैसी होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखो यही बात कही है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और द्वितीयक पोषक तत्व सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मृदा में अधिकतम प्राप्ति पीएच परास 6.5 से 7.5 के मध्य होती है। क्या बढ़िया क्वेश्चन मिला है। देखो यहां से आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक पोषक तत्व आपसे पूछ ले कौन कौन से हैं, तो सीधा सीधा पता चल गया एनपीके, नेपाल, पाकिस्तान और कौन सा, काठमांडू, कुछ भी है। ठीक है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो ये तो हो गए आपके प्राथमिक पोषक तत्व। अब आपसे पूछ ले द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो द्वितीयक पोषक तत्व हमारे हो गए सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्कूटी, कार, मंगाई। ठीक है, जो भी याद रखना है जैसे भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये हो गए द्वितीयक पोषक तत्व और आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये हो गए प्राथमिक पोषक तत्व। 2 क्वेश्चन बन गए आपके। तीसरा क्वेश्चन क्या बना कि प्राथमिक पोषक तत्व व द्वितीयक पोषक तत्व की प्राप्ति सर्वाधिक किस पीएच मान पर होती है, तो आंसर कौन सा हो गया, जब पीएच के मान 6.5 से 7.5 के मध्य होंगे तो आपके प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व दोनों की प्राप्ति आपको अच्छी तरीके से होगी। समझ गए भाई, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट बड़े अच्छे से समझ में आ गया। ग्राफ से भी सारी बातें हमने समझ ली। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ठीक है, देखना भाई, देखो इस दूसरे पॉइंट को देखोगे तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको क्या लिखना है हेडिंग में, दूसरे पॉइंट में, मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। क्या लिखोगे, मृदा पीएच का, अगर आपकी किताब में सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिसप्रिंट है तो लिख लो, मृदा पीएच का सूक्ष्म जीव पर प्रभाव, सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव, सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना। ठीक है, मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। ठीक है, अब देखो इंग्लिश से भी आप देख सकते थे, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, समझ गए। अब देखो, अब पॉइंट को पढ़ते हैं अपन। मृदा पीएच मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को प्रभावित करती है, जिससे पादप वृद्धि और फसल उत्पादन भी प्रभावित होता है। भाई सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता प्रभावित होगी तो सीधी सीधी बात है कि आपकी जो उपज है, जो पौधों की जो वृद्धि है, वो भी आपकी प्रभावित होगी। ठीक है, ज्यादातर हमने पढ़ा है कि उदासीन अगर पीएच होता है तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता आपकी बढ़िया होती है, अधिकांश होती है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं भाई जो आपकी अम्लीय मृदा हो तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं कि थोड़ी सी अगर आपकी क्षारीय मृदा हो तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। यानी अलग अलग सूक्ष्म जीवों के लिए अलग अलग पीएच के मान आपके कैसे रहते हैं, उपयुक्त रहते हैं। तो इन्हीं बातों को समझते हैं कि कौन से सूक्ष्म जीव के लिए कौन सा पीएच मान उपयुक्त है, सारी बातें करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है यहां से। इससे अगली वाली जो हेडिंग आएगी वहां से तो क्वेश्चन आपको 2019-2020 में पूछा ही है। इस बार आपकी पॉसिबिलिटी है यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले। तो पहले तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं भाई। अगला पैराग्राफ क्या बोल रहा है, देखो। अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन या हल्की क्षारीय मृदाओं में अधिक सक्रिय रहते हैं। मैक्सिमम का यही है, उदासीन हो या हल्की सी कैसी हो, क्षारीय हो। पीएच 5.5 से कम पर बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या, सक्रियता, तीव्रता से कम हो जाती है। यानी अगर पीएच के मान 5.5 से भी कम है तो एक्टिनोमाइसिटीज हो गया आपका, और कौन सा हो गया आपका, बैक्टीरिया हो गया, जो जीवाणु हो गए, इनकी क्रियाशीलता और इनकी संख्या दोनों कम हो जाएगी। किस पर, पीएच 5.5 पर। इस बात को आप याद रखोगे स्टार लगा के। अगर आपके पास अगर किताब अपने आप साथ में लेकर आप पढ़ रहे हो तो आपको अंडरलाइन भी करनी है ये बात। ठीक है, आगे देखो। इनके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण इसी पीएच पर होता है। ठीक है, आगे देखो।
सहजीवी एवं असहजीवी दोनों प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए उदासीन या हल्की क्षारीय मृदा अच्छी होती है। तो चाहे आपके स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हो, चाहे आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो सहजीवी हैं, चाहे आपके असहजीवी हैं, दोनों में से कोई सा भी प्रकार है, तो उनके लिए उदासीन हो मिट्टी या हल्की सी क्षारीय मिट्टी हो, तो ऐसी मिट्टी के जो पीएच है वो आपके लिए उपयुक्त रहती है। ठीक है, किसके लिए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के लिए। आगे देखो, पीएच 5.5 या इससे कम पर फंजाई की संख्या में वृद्धि अधिक तीव्रता से होती है। आगे वही बात भाई कि अगर हम कवक के लिए बात करें, फंजाई के लिए बात करें, तो फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना है? 5.5 या इससे कम पर। पीएच 5.5 हो या इससे कम हो, कहने का मतलब अम्लीय मृदा हो तो जो कवक है, जो फंजाई है, उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। ठीक है, सभी सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच 6 से 7 होता है। यानी अगर एक नॉर्मल, अगर हम एक औसत मान देखें तो जितने भी आपके सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए एक औसत पीएच मान कितना है भाई? 6 से 7। अगर 6 से 7 आपका पीएच है तो उनकी क्रियाशीलता आपकी बढ़िया होगी, संख्या भी उनकी बढ़िया होगी। जब अभिक्रिया बहुत अधिक अम्लीय या बहुत अधिक क्षारीय, ऊपर चलते हैं, बहुत अधिक अम्लीय या बहुत अधिक क्षारीय होती है तो बहुत से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अम्लीय है तो भी वही क्रियाशीलता नहीं होगी, बहुत ज्यादा क्षारीय है तो भी क्रियाशीलता नहीं होगी। बहुत ज्यादा अम्लीय का मतलब मैं कह दूं पीएच के मान 2.2 से 3 के बीच है तो बहुत अम्लीय हो गई। क्षारीय के लिए मैं कहूं पीएच के मान भाई 12 से 13 है तो ये बहुत ज्यादा क्षारीय हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आपकी सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता बिल्कुल नहीं होती है, ना के बराबर होती है, और पौधों की वृद्धि और उनकी उपज भी रुक जाती है। ठीक है, या कम हो जाती है। आगे देखो, आगे क्या बोला? जबकि दूसरी तरफ कुछ पौधों की जातियां ऐसी होती हैं जिनकी वृद्धि के लिए अधिक अम्लीय या क्षारीय मृदा आपकी उपयुक्त रहती है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं भाई, कुछ एक्सेप्शन हर जगह है, तो उनके लिए आपकी अगर मिट्टी अम्लीय हो तो उनकी वृद्धि अच्छे से होगी, या मिट्टी आपकी क्षारीय हो तो उनकी वृद्धि अच्छे से होगी। अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच मान। अब ये जो पूरी की पूरी टेबल है ना भाई, मेरे कहने से आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से 2021 में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बोर्ड में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी, दोनों में भी बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बोलेगा देखो, पहले इस टेबल को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? ये पूछेगा कि एल्गी के लिए उपयुक्त पीएच मान कितने होते हैं। आपसे पूछेगा विजय रेकिया के लिए उपयुक्त पीएच मान कितने होते हैं। आपसे पूछ लेगा प्रोटोजोआ हेतु उपयुक्त पीएच मान कितने होते हैं, या आपसे पूछ ले कवक हेतु उपयुक्त पीएच मान कितने होते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे भाई? इनको अस्त व्यस्त लिख रखा है, आप क्या करोगे? घटने से बढ़ते क्रम में इनको जमा लोगे। ठीक है, और अगर आप नहीं कर सकते, कोई ट्रिक नहीं बना सकते, तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल नोट्स में बता दूंगा आपको क्रम से जमा के, और उनकी साइड में एक ट्रिक भी आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, समझना पहले। अभी तो पीएच मान देखते हैं इनके किसके क्या पीएच मान है। ठीक है, बैक्टीरिया के देखो 6.0 से लेके 7.5 तक बैक्टीरिया के लिए उपयुक्त पीएच 6.0 से 7.5। एक्टिनोमाइसिटीज की बात करें तो 5.5 से 7.5। कवक के रेस्पेक्ट में बात करें 3.0 से 9.0। एल्गी के रेस्पेक्ट में बात करें 5.5 से 7.5। यानी यहां पर हमको देखने से पता चल गया भाई कि अगर हम देखें तो एक्टिनोमाइसिटीज और एल्गी के लिए सेम पीएच मान है, कितने? 5.5 से 7.5। और अगर एजोटोबैक्टर के लिए देखें तो 6.0 से 7.5। यानी आप जोड़ा बना के याद रख सकते हो कि बैक्टीरिया और एजोटोबैक्टर के लिए सेम है। इसके नीचे वाला भी सेम है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल के लिए भी सेम है। तो कहने का मतलब बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, नील हरित शैवाल हो, सॉरी एल्गी में भी कौन सा? नील हरी एल्गी। ठीक है ना, बिल्कुल सामान्य एल्गी नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक है ना, एल्गी को शैवाल भी बोलते हैं। ठीक है, या एजोटोबैक्टर हो, तीनों के लिए उपयुक्त पीएच मान कितने हैं? 6.0 से 7.5। तीनों के लिए सेम है, याद रख सकते हो। अगला हो गया क्लॉस्ट्रीडियम, इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूं। देखो, अगला हो गया क्लॉस्ट्रीडियम, विजेरेकिया और प्रोटोजोआ। तो क्लॉस्ट्रीडियम के लिए जो उपयुक्त मान है वो 3.0 से 7.5। विजेरेकिया के लिए जो उपयुक्त है वो 3.0 से 9.0, और प्रोटोजोआ के लिए जो उपयुक्त पीएच के मान है वो कितने हैं? 6.0 से 8.0। ठीक है भाई, तो एक विजेरेकिया के लिए अगर आप देखोगे तो इसके भाई किससे मैच खा रहे हैं? इसके मैच खा रहे हैं कवक से। देखो
कवक से फंजाई से मैच खा रहे हैं, किसके? विजय रेखिया के। कवक को और क्या बोलते हो आप इंग्लिश में? फंजाई। तो फंजाई और विजय रेखिया के सेम है, देख लो 3.0 से लेके 9.0, तो इन दोनों का जोड़े में याद रख सकते हो। प्रोटोजोआ के सबसे अलग है, देखो प्रोटोजोआ के किसी से मैच नहीं खा रहे भाई, 6 से लेके 8, प्रोटोजोआ के किसी से मैच नहीं खा रहे 6 से लेके 8.0, तो ये पीएच के मान हो गए। तो इस तरीके से कोई भी एक उठा के आपसे सूक्ष्मजीव पूछ ले एजोटोबैक्टर के लिए बताओ कितना उपयुक्त पीएच मान है, तो आप बोल दोगे 6.0 से लेके 7.5 तक। समझ गए? इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, 100% बन सकता है, ध्यान रखोगे पूरी टेबल को। तो बस आज के लेक्चर में इतना काफी। अगले आपके 3 पॉइंट और बच्चे हैं, जैसे अगला आ रहा है पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव, इनको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यूस करेंगे। यहां से आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा है, 2020 में क्वेश्चन पूछा है, सबकी बात करेंगे, क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।